We are investors, Yashasvi Bhava, through which we simplify your finances. तो सब्जेक्ट जो हमने लिया आज का वो है टुवर्ड्स फाइनेंशियल ईयर 2026। इसका मतलब है कि 2025 फाइनेंशियल ईयर जो था वो खत्म हो चुका है। तो हम चूंकि उस फाइनेंशियल ईयर में हमने एक साल बिताया है, तो 2025 की बातें, प्रोजेक्शंस, कंपनियों का परफॉर्मेंस कैसा रहा, इसको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत है। बट उससे ज़्यादा अब इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम अपने जो हमारा दिमाग है उसको 2025 से शिफ्ट करके 2026 की तरफ देखें। क्योंकि हमेशा ये आज तक के इतिहास में देखा गया है कि जो स्टॉक प्राइजेस हैं वो हमेशा जो फ्यूचर में होने वाला है उसकी तरफ बढ़ते हैं। कभी कभी अच्छे मार्केट में उससे पहले, इवेंट होने से पहले बढ़ जाते हैं, और मार्केट सपोर्ट नहीं करता है तो साथ साथ बढ़ते हैं, और जब मार्केट आपके अगेंस्ट चलती है तो इवेंट होने के बाद भी नहीं बढ़ते। ठीक है। लेकिन आजकल के मार्केट में जो बुल मार्केट का सिनेरियो है या ड्यूरेशन है वो बियर मार्केट के ड्यूरेशन से हमेशा बड़ा होता जा रहा है, और आगे भी इसके और बड़े होने की शायद आशा हम रख सकते हैं। बियर मार्केट उतना बड़ा एक ग्रोइंग इकोनॉमी में नहीं होना चाहिए, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। इसीलिए हमारे जो जो हमारा मेंटल सेटअप है उसको हम FY26 की तरफ शिफ्ट करें। यही आज का सब्जेक्ट है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि मैं सभी रजिस्टर्ड नहीं हूं, और इस एनालिसिस के दौरान जो भी स्टॉक्स के नाम लिए जा रहे हैं वो केवल डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए है। वो किसी भी तरह से कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी डेटा प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो केवल आपके फर्दर स्टडी के लिए है। उसको यूज करके आप बिल्कुल कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन इस ग्रुप की कही बातों के द्वारा ना ले। आप अपनी तरफ से मेहनत करें, अपना ड्यू डिलिजेंस करें, आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे बात करें, उनकी सलाह से ही कोई ट्रांजेक्शन करें। तो हम हरदम की तरह फिर से रिसेंट मैक्रोज पे नजर डालते हैं। पिछले सप्ताह जो भी मैक्रोज थे, चाहे वो डॉलर इंडेक्स हो, चाहे क्रूड प्राइजेस हो, इन्फ्लेशन का डेटा हो, बॉन्ड यील्ड का हो, गोल्ड प्राइजेस हो, हमारे इंडेक्स का लेवल हो, और या हमारे इंडेक्स का वैल्यूएशन हो, आज के टाइम पे लगभग सिमिलर वही रेप्लिकेट करता हुआ आपको दिख रहा है। जो मूवमेंट थोड़ा सिग्निफिकेंट है वो क्रूड ऑयल में है। क्रूड ऑयल लगभग 5% और करेक्ट है, 62 के लेवल में है। और निफ्टी अपने पुराने लेवल से थोड़ा सा नीचे आई है। वैल्यूएशन लगभग सेम जोन में है। गोल्ड प्राइस स्टेबल है। US 10 ईयर जो यील्ड है 4.2 के रेंज से नीचे आ गया है। जितना नीचे आएगा उतना अच्छा रहेगा। और बाकी सब जो मैट्रिक्स हैं वो सारे स्टेबल हैं। हिस्ट्री ये है इसकी, सितंबर 24 से हमने करेक्शन देखना शुरू किया है, और अभी हम जून में आ गए। और वो करेक्शन जब तक वो वापस ऑल टाइम हाई को टच ना करे तब तक हम मानेंगे कि करेक्शन वाले ही जोन के हम या तो अपर बैंड पे हो सकते हैं या नीचे वाले बैंड पे हो सकते हैं। फिलहाल हम अपर बैंड पे हैं। तो आज का जो लेवल 24,751 है, इंडेक्स इन सेम लेवल पे ट्रेड किया करता था नवंबर दिसंबर के मंथ में। ठीक है। पिछले वीक में जो भी हुआ है हम वो देखते हैं। तो 24 मई से लेके 1 जून का जो पिछला वीक बीता है जिसमें 5 वर्किंग सेशंस रहे हैं, उसमें निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप, इन्होंने इन्होंने 0.41 से 1.65 के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। वहीं स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप ने 1.36 से 1.46 के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। अगर हम इंडेक्स को, अगर हम उसके 52 वीक हाई से कंपेयर करें तो निफ्टी 50 0.81, और जो सबसे ज्यादा करेक्टेड इंडेक्स है वो है निफ्टी नेक्स्ट 50 14.32। बाकी सारे इंडेक्स इस जोन के भीतर आते हैं। सभी मैक्सिमम इंडेक्स की हम बात करें, 5 में से 3 इंडेक्स निफ्टी 50, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, ये 10% के जोन से नीचे हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 14.32, माइक्रो कैप 11.30। तो पहले से हालात जो है, जो एक माइक्रो कैप इंडेक्स जो है वो 30% तक करेक्टेड था, वो अब 11 पे है। और निफ्टी जो 20% तक करेक्टेड था वो 5 के जोन में है। और मिड कैप स्मॉल कैप जो 27-25% करेक्टेड थे, ये अभी विद इन 10% के जोन में है। पहले से कंफर्टेबल इंडेक्स है। जियो पॉलिटिक्स हमेशा इवॉल्व हो रही है। कुछ इवेंट कंक्लूड हो चुके हैं, कुछ बहुत इवेंट
पॉजिटिव जो है या मे भी कभी नेगेटिव भी वो प्ले आउट हो सकते हैं, उन पे बातें चल रही हैं जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। हम अगर यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट ने इस वीक में रिटर्न जो उनके दिए वो पॉजिटिव रिटर्न है। डॉ जोन्स 1.6, नैस्डैक 2.1, S&P 500 1.9, और अपने ऑल टाइम हाई से 3.82 से लेके 6.22 के बीच के जोन में ये चल रहे हैं। तो इनका इंडेक्स एटलीस्ट हमारे इंडेक्स से बेटर प्लेस्ड है, बट इनके जो तीनों इंडेक्स हैं ये जनरली लार्ज कैप इंडेक्स है। हमारे जो इंडेक्स मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप इंडेक्स है वो छोटे इंडेक्स है। तो अगर हम जो फेस वैल्यू की बात करें, जो बड़े इंडेक्स होते हैं, तो उसके हिसाब से देखें तो लगभग लगभग सेम चीज रेप्लिकेट हो रही है। ऑल टाइम हाई से जितने जोन में यूएस मार्केट चल रहे हैं उतने ही जोन में हम भी चल रहे हैं। तो बहुत कुछ मेजर चेंजेस हमारे डोमेस्टिक मार्केट में केवल ये लास्ट वीक नहीं, उसके एक वीक पहले भी कुछ नहीं हुआ है। एटलीस्ट 2 वीक कुछ नहीं हुआ है। जो पहला 8-9 दिन था मई के महीने का, उसमें एक छोटा सा एक हिकअप था। फिर सेकेंड वीक का जैसे ही स्टार्ट हुआ और जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे उनको जब पॉज मिला, तो जो एक वीक मिला, सेकेंड वीक जो मिला मई का, जो कुछ हुआ इंडेक्स के लेवल पे, 7-8% जो भी ऊपर आना था उस टाइम पे इंडेक्स ऊपर आई। उसके बाद से इंडेक्स पिछले 2 वीक से वहीं के वहीं कंसोलिडेट हो रही है, जो कि एक अच्छा साइन है कि कोई भी अपमूव से पहले कंसोलिडेशन हो तो जो इंडेक्स का जो मैनेजमेंट है वो हो जाता है, जो वैल्यूएशन का जो गैप है वो कैचअप होता है। और मे बी इंडेक्स को एक डायरेक्शन चाहिए कि आगे कौन से ट्रिगर मिले उसको, कि आगे चलने का बहाना मिले। चाहे वो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग पॉजिटिव गाइडेंस हो सकते हैं, मैक्रो लेवल पे रेट कट हो सकते हैं, कोई बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का फाइनलाइजेशन हो सकता है, इन्फ्लेशन और भी अच्छे से कंट्रोल हो सकते हैं, या कोई एक अलग कुछ नए सेक्टर्स इमर्ज हो सकते हैं जो इकोनॉमी को हेल्प करे। तो कुछ अच्छे ट्रिगर्स होंगे तो शायद जो कंसोलिडेशन है वो एंड अप करेगा पॉजिटिव जोन में जाके। और अगर हमने जो बातें जो रीजन रखे हैं अभी, अगर वो रीजन नहीं फाइनलाइज होते हैं तो वापस इंडेक्स उसी तरफ बढ़ सकता है जहां से रिकवर होके आया है। ये दो सिनेरियो बनते हैं। जो सिनेरियो प्ले आउट होने की संभावना ज्यादा है, इंडेक्स का मूवमेंट उसकी तरफ होना चाहिए। अब हम देखते हैं एक बार कि अब ये पूरे हमने सितंबर से लेके और जून तक का डेटा देखा, मैक्रोज में क्या चल रहा था, उस पर हमने काफी डिटेल में बात पहले भी कर रखी है। तो इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इन टाइम पे एफआईडीआई की एक्टिविटी क्या चल रही थी। तो हमारे पास ये 1 साल का एफआईडीआई की एक्टिविटी है। जो यहाँ ग्रीन में मार्क है वो पॉजिटिव है, जो रेड में मार्क है वो नेगेटिव है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास मई 24 से लेके जून 24 से लेके मई 25, यानी आखिरी मंथ तक के लास्ट दिन का डेटा है। तो अगर इस डेटा को मैं और थोड़ा पीछे लेके जाऊं तो हम ये देखेंगे कि एफआईआई की सेलिंग जो है वो पिछले 2 साल 2.5 साल से स्टार्ट है। लेकिन टू बी प्रिसाइज हम केवल 1 साल की बात करेंगे। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एफआईआई की तरफ से नेट नेट 3 लाख करोड़ से ज्यादा की सेलिंग हुई है। वहीं डीआई की तरफ से 5,75,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग हुई है। तो अगर हम नेट लिक्विडिटी की बात करें इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, तो लगभग 2,65,000 के आसपास की का फंड इन्फ्यूजन हुआ है इस इक्विटी मार्केट में। उसके बाद भी मार्केट अपने पुराने ऑल टाइम हाई पे नहीं है। तो रीजन क्या हो सकते हैं कि शायद रिटेल इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हिला है, क्योंकि 2.5 लाख से ज्यादा का फंड इन्फ्यूजन के बाद भी 1 साल में मार्केट ने कोई मूवमेंट नहीं दिया। दैट मीन्स कि जो और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन पार्टिसिपेंट्स को कॉन्फिडेंस मार्केट में नहीं है। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। इस डेटा को हम वेरीफाई करने के लिए जितने भी ब्रोकरेज हाउसेज हैं, चाहे वो जेरोधा हो, एंजल वन हो, या म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, ठीक है, कैम्स हो, या फिर सीडीएसएल हो, या और भी जो ब्रोकरेज सर्विसेज डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके हम रीसेंट 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट को देख सकते हैं कि वहां पे डी ग्रोथ है। दैट मीन्स कि पार्टिसिपेंट्स कम हुए हैं। ठीक है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमें देखने को क्या मिल रही है कि पिछले 3 महीने में लगातार एफआईआई एंड डीआईआई दोनों एक साथ नेट बायर्स हैं। ऐसा संयोग जो है पिछली बार 2015 के साल में फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में देखने को मिला था। यानी ये दूसरी बार एक डिकेड के बाद रेप्लिकेट हो रहा है। और जो 15 की बात कर रहा हूं मैं,
15 से लेके 17 तक का जो मार्केट था वो बहुत ही बड़ा एक बुल रन की तरह था, वन वे बुल रन था वो। रीजन बहुत सारे अलग थे उस टाइम पे। ठीक है, अभी हमारे पास वो रीजंस अभी भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ ट्रिगर्स जो हमारे सामने दिख रहे हैं, अगर वो कंक्लूड होते हैं तो एक पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब हम सीधे आते हैं कि हम जिन कंपनीज का डिस्कशन इस पूरे साल पे करते रहे, उनके रिजल्ट्स एक शब्द में कैसे रहे। तो आगे की गाइडेंस क्या है, मैनेजमेंट को हमने एक साल ट्रैक किया तो हमारे हिसाब से मैनेजमेंट कैसा लगा, इस चीज को देखेंगे। और आगे जो अगले एक साल का उनका आउटलुक कैसा है। तो यहाँ पे जो रेड मार्क है मतलब वो ठीक नहीं है, और जो ग्रीन मार्क है वो आप कहें कि अच्छी बात है। स्टार्ट करते हैं, सामने आपके है अनंतराज। तो परफॉर्मेंस 2025 का है। तो परफॉर्मेंस बेसिस पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। गाइडेंस दे रखा था उन्होंने कुछ 28 मेगावाट अपने डेटा सेंटर के फाइनलाइजेशन का, कमर्शलाइजेशन का, बट वो नहीं हो पाया। मैनेजमेंट पेडिग्री जो है वो पुअर इसलिए है क्योंकि जब से डीप सीक वाला सागा हुआ, उसके बाद से मैनेजमेंट की तरफ से डिस्क्लोजर्स बहुत कम हो गए, कॉन कॉल करना बंद कर दिया, तो ये पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। आउटलुक हालांकि अभी भी जो उनका कमर्शियल स्पेस का बिजनेस है, उसमें जो उनकी हम लास्ट पीपीटी पढ़ते हैं तो पीपीटी को देखते हुए आउटलुक सही नजर आता है। स्काई गोल्ड की बात करें तो परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन था, गाइडेंस दिया था जो उसको ओवर अचीव किया। मैनेजमेंट पेडिग्री एक्सीलेंट है, आउटलुक जो है एकदम बेहतरीन है। टेरील परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, एक्सीलेंट था, गाइडेंस अचीव किया। मैनेजमेंट पेडिग्री बहुत ही अच्छी है, एक्सीलेंट है, आउटलुक भी यहाँ से एक्सीलेंट है। मैंने इसको कैटेगराइज किया है गुड, पुअर, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ये चार कैटेगरी है। सिंसिस टेक का रिजल्ट एक्सीलेंट था, गाइडेंस उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था। मैनेजमेंट पेडिग्री अच्छी है, बोलते कम है, करके करते हैं और करने के बाद उस पर चर्चा करते हैं। और आउटलुक जो है फिर से उनका काफी अच्छा है, ऑर्डर बुक बहुत बड़े हैं उनके। और कुछ ऑर्डर्स उनमें से जो बल्क ऑर्डर्स हैं उनको 6 मंथ के अंदर डिलीवर करना है, तो आउटलुक उससे अच्छा बन जाता है। ईएफसी का परफॉर्मेंस एक्सीलेंट था, गाइडेंस हालांकि जो स्टार्ट में दिया था उन्होंने रेवेन्यू को डबल करने का, वो बीच में आकर उन्होंने मना किया कि रेवेन्यू डबल नहीं कर पाएंगे, बट हम पैट बिल्कुल डबल करेंगे। पैट डबल नहीं, उससे भी ज्यादा अचीव करके दिखाया। मैनेजमेंट हम कहें तो बहुत अच्छा कहेंगे उसको, क्योंकि बीच में आके उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये नहीं हो पाएगा, और जो जो होता रहा कंपनी लेवल पे उसको वापस वो रिफाइन करते रहे, अपने इन्वेस्टर्स को वापस अ, आप कह सके कि कैलिब्रेट करते रहे, अपने गाइडेंस को कैलिब्रेट करते रहे परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से। और आउटलुक जो आगे अगले साल का दिया वो भी एक्सीलेंट है। कामत होटल की बात करें तो FY 25 का परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड व्हेन वी कंपेयर द सेम विद FY 24। गाइडेंस जो दिया था साल के स्टार्ट में जो दिया था वो तो अचीव नहीं हुआ, बट पहले क्वार्टर के बाद में सब कुछ उन्होंने एक बार फिर से उसको स्ट्रीट को रीगाइड किया था, जो उन्होंने फिर बाद में गाइड किया उसको अचीव किया। मैनेजमेंट अच्छा कहेंगे, बहुत कंजर्वेटिव है, बहुत ज्यादा बात नहीं करते, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है अभी आजकल। जो हमने FY 24 के खत्म होने पे जो बातें सुनी थी पहले, Q4 FY 24 के रिजल्ट के बाद जो कॉन कॉल था वो बहुत एग्रेसिव कॉन कॉल था। लेकिन पहले क्वार्टर में जो दिक्कत उनको हुई उसके बाद से जो देखा गया कि मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव है। तो उस हिसाब से देखें तो गाइडेंस जो है आगे जो दे रखा है उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं दे रखा है, तो हम गाइडेंस को ही समझ के चलेंगे अभी आज के दिन में। तो गाइडेंस उनका जो एवरेज आउटलुक है वो एवरेज है अभी के टाइम पे। SG मार्ट परफॉर्मेंस एक्सीलेंट था, लेकिन गाइडेंस अचीव नहीं हुआ, उन्होंने खुद ही गाइडेंस बहुत ऊपर रखा था। उसमें स्टील के प्राइसेस ने भी थोड़ा उनका, आप कह सकते हैं कि गाइडेंस को ना अचीव कर पाने में नेगेटिवली उनको अफेक्ट किया। मैनेजमेंट पेडिग्री जो कहें उसको हम एवरेज मानेंगे, एवरेज इसीलिए क्योंकि लगातार गाइडेंस को कम करने के बाद भी वो अपने कम किए हुए रिड्यूस गाइडेंस को भी नहीं कर पाए। हालांकि रिजल्ट हम तुलना करें FY 24 से तो काफी बहुत ही अच्छा था, एक्सीलेंट रिजल्ट था, लेकिन ओवर एग्रेसिव मैनेजमेंट था। तो एग्जीक्यूशन में जो वो कर रहे हैं वो बहुत है, लेकिन जो गाइड कर रहे हैं स्ट्रीट को, स्ट्रीट उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करता है, और जब वो नहीं होता है तो फिर इरेशनली फिर वो वहां पे आप कह लें कि स्टॉक प्राइजेस की, मार्केट कैप की धुलाई होती है।
ठीक है, और आगे का जो आउटलुक है एसजी मार्ट का, वो अभी भी एक्सीलेंट आउटलुक है, 100% से ग्रोथ की बात कर रहे हैं। एसजी फिनसर्व का परफॉर्मेंस अच्छा था। गाइडेंस जो उन्होंने दिया था एईएम एईएम के हिसाब से, FY 25 26 27, तो FY 25 का एईएम उन्होंने अचीव किया है। मैनेजमेंट पेडिग्री एसजी फिनसर्व पे ठीक है, वहाँ वो बहुत एग्रेसिव नहीं है, वहाँ वो मॉडरेट है। और गाइडेंस अगले साल का एक्सीलेंट गाइडेंस है। इमराल्ड की बात करें, परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन था। और जो गाइडेंस था उनका 100 का दे रखा था, बीच में उन्होंने बोला, आखिरी क्वार्टर में जाके बोला कि हम 60 कर पाएंगे, बाकी 9 महीने तक वो बोलते रहे कि हम 100 ईवा कस्टमर को ऐड करेंगे, वो नहीं हो पाया। तो मैनेजमेंट जो है ठीक है उनका, एटलीस्ट कम से कम वो सेंसेस दे देता है बातों से कि कितना एक्चुअली में प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ठीक है, और आगे का आउटलुक जो है वो एक्सीलेंट आउटलुक है। केन्स की बात करें, अब ये जहां जहां सब कुछ ठीक लगेगा, वहां स्टॉक्स के सामने भी ग्रीन मार्क है। केन्स का जो परफॉर्मेंस है वो एक्सीलेंट था। गाइडेंस जो था उनका, उन्होंने सेकंड क्वार्टर के बाद आके उसको लगभग 100 करोड़ का गाइडेंस कम किया था, हालांकि उसको भी अचीव नहीं किया। बट अगर गाइडेंस अगर 5-10% का अगर आगे पीछे रहता है, और गाइडेंस भी जो था वो बहुत ही बड़ा ले रखा था, मतलब 60% टाइप का, तो उस हिसाब से मैं बोलूँ तो जो उन्होंने वापस जो रीगाइड किया मार्केट को, उसके आसपास पहुंचे, 25-50 करोड़ का फर्क था, तो उस हिसाब से गाइडेंस अचीव है। मैनेजमेंट पेडिग्री जो है वो एक्सीलेंट मैनेजमेंट है। पिछले 2-3 साल का जो उनका पूरा रिकॉर्ड रहा है वो बहुत ही बेहतरीन है। आउटलुक यहाँ से भी बहुत बेहतरीन दिया उन्होंने। थोड़ा वैल्यूएशन को लेकर इसकी चिंता हो सकती है, उसको आप अलग तरीके से देख सकते हैं। पीजी इलेक्ट्रो प्लास का जो परफॉर्मेंस था वो एक्सीलेंट था। गाइडेंस को उन्होंने ओवरशूट किया। मैनेजमेंट पेडिग्री जो है एक्सीलेंट कैटेगरी की है। हर क्वार्टर में आकर उन्होंने गाइड किया। जब भी लगा कि हम यहाँ से ओवर अचीव कर सकते हैं, तो उन्होंने वहां पे आके गाइड किया और उस नंबर को भी बार बार बीट किया। और आगे आउटलुक जो दिया है लगभग 35% का, वो भी बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। सिरमा का जो परफॉर्मेंस है वो एवरेज परफॉर्मेंस है। जो गाइड किया था स्ट्रीट को, उसने 35% से हार्डली 10% 15% का वो अचीव कर पाए। और उसकी चर्चा जो है वो सीधे आके उन्होंने Q4 में करनी शुरू की, और वो भी एबिटा लेवल पे। और वो रेवेन्यू लेवल पे बात ही नहीं कर रहे थे। तो गाइडेंस अचीव नहीं किया उन्होंने। मैनेजमेंट पे डिग्री जो है 2-3 साल ट्रैक करने के बाद लगता है कि एवरेज तरह का है। आउटलुक हालांकि उन्होंने फिर से बहुत ही अच्छा रखा है, 35% के आसपास का। ईपैक का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था, बेहतरीन था। गाइडेंस जो था उनका 45% रेवेन्यू ग्रोथ का, वो उन्होंने अचीव किया। लेकिन मैनेजमेंट जो है वो एवरेज कहूंगा उसको, क्योंकि जब आप कौन कौन अटेंड करते हैं तो कभी कभी अपनी बातों से शायद पीछे हट जाना, कभी कभी वो एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए इन्वेस्टर्स का विद मैनेजमेंट, वो ना होना। फिर इन्वेस्टर जो है वहां पे क्वेश्चन करने के बाद वो बहुत चीजों को कॉन्फिडेंटली मेक आउट नहीं कर पाता है। तो उस तरह से कहें तो मैनेजमेंट का जो जो कॉन्फ्रेंस कॉल वो कराते हैं, उसमें जो उनकी कमेंट्री होती है वो एवरेज ही होती है। आउटलुक हालांकि चूंकि ईएमएस सेक्टर ही बहुत अच्छा कर रहा है, तो फिर से बहुत ही अच्छा उन्होंने गाइडेंस दे रखा है, 30-35% का, तो वेरी गुड है। अब आते हैं हम सामी होटल्स पे। परफॉर्मेंस एक्सीलेंट रहा। अगर हम तुलना करें FY 24 से, तो वो पैट निगेटिव कंपनी थी, और अब जाके उन्होंने 83 करोड़ का पैट किया पूरे साल में, और आखिरी क्वार्टर का पैट 45 करोड़ था। यानी उनका जो मोमेंटम था, वो अब जो करना चाह रहे थे अपने बैलेंस शीट को करके, उसकी तरफ वो बिल्कुल अब उनके कदम बढ़ चुके हैं। गाइडेंस उन्होंने अचीव किया। और जो मैनेजमेंट की पेडिग्री है वो बहुत ही अच्छी है। आउटलुक जो है आगे एक्सीलेंट है, क्योंकि आगे और भी उनके कर्जे कम होने जाने वाले हैं। तो पैट ग्रोथ जो है आपको बहुत ही तेज तरीके से बढ़ता हुआ दिखेगा। हालांकि जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो डबल डिजिट के हो सकते हैं, मे बी हाई टीन्स हो सकते हैं। बट जो पैट का नंबर्स होगा, वो रेवेन्यू के नंबर से बिल्कुल अलग ही फ्लोट कर रहा होगा। ट्रांसरेल का मैनेजमेंट जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही बढ़िया था, जो कहा था उन्होंने उसको अचीव करके दिखाया। तो परफॉर्मेंस तो वेरी गुड है, बट मैनेजमेंट मुझे वहाँ का बहुत ही बेहतरीन लगता है। जितना बोला उतना किया, जो मार्जिन का वो मार्जिन किया। खराब टाइम में भी मिसगाइड नहीं किया अपने इन्वेस्टर्स को, जो बोला था वो करके दिखाया। और आउटलुक जो आगे दे रखा है लगभग 23 से 25% का, वो भी अच्छा है। स्किपर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, गाइडेंस को बहुत ही बड़े मार्जिन से अचीव किया। 25% गाइडेंस था, 41% अचीव किया है। रेवेन्यू लेवल्स पे, पैट नंबर्स पे अलग बात है। मैनेजमेंट पेडिग्री एक्सीलेंट है। और आउटलुक अभी भी 25% से दे रहे हैं गाइडेंस, तो अच्छा आउटलुक है उनका। एशियन एनर्जी ने जो परफॉर्मेंस था उसका एक्सीलेंट था। गाइडेंस जो दे रखा था जोन 450 से 500 करोड़ अचीव हुआ। मैनेजमेंट पेडिग्री केवल गुड रखा है इसलिए कि बीच में उन्होंने एक कॉन कॉल नहीं किया था, तो इस 6 महीने में वो दूसरी बार कॉन कॉल करने आए हैं। पहले जो कॉन कॉल किया था उन्होंने अक्टूबर के बाद, तो मेरे ख्याल से वो
कई साल के बाद, 6-7 साल के बाद उन्होंने कॉन कॉल किया था, बट बीच में ड्रॉप किया और फिर वापस आके कॉन कॉल किया। तो कॉन कॉल जो उनका अगर जब तक कंटिन्यूएशन नहीं होता है, तब तक मैं वेरी गुड या एक्सेलेंट कैटेगरी में उसको लेके नहीं हूँ। आउटलुक जो है, अभी यहाँ से 70% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ऑर्डर बुक सामने है, जो सेक्टर है वो टेलविंड में है, तो आउटलुक भी यहाँ से एक्सीलेंट लगता है। सेनोस फार्मा परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन विद FY24 इज एक्सीलेंट, गाइडेंस दो नॉट अचीव्ड, मैनेजमेंट इज एवरेज, बिकॉज जो गाइडेंस अचीव नहीं हुआ, मार्जिन ड्रॉप हुआ, उसका रीजन पहले बताया नहीं। अभी का जो आउटलुक है वो बहुत ही बेहतरीन आउटलुक वो दे रहे हैं। 100% से पैट ग्रोथ की बात कर रहे हैं FY26 में, रेवेन्यू कह रहे हैं कम से कम 50% से ग्रो करेगा। ब्लूजेट की बात करें तो परफॉर्मेंस एक्सीलेंट कैटेगरी का था, गाइडेंस ये देते नहीं है, अभी भी इस साल नहीं दिया इन्होंने। मैनेजमेंट कैटेगरी वेरी गुड, बहुत ज्यादा बात नहीं करते, केवल और केवल आप जब कॉन कॉल अटेंड करेंगे तो केवल अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करेंगे, गाइडेंस से बचेंगे। आउटलुक, चूंकि सीडीएमओ जो थीम है वो अच्छा कर रही है, तो सारे सीडीएमओ कंपनीज जो ठीक कर रहे हैं और जिनका क्वार्टरली रन रेट सही हो चुका है, उनके अच्छा करने की संभावना बनती है। इंडोटेक का परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे FY24 कंपैरिजन FY25 गुड था, गाइडेंस देते नहीं है, कॉन कॉल करते नहीं है, मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं कह सकता, आउटलुक के बारे में भी कोई बात नहीं हो सकती इसमें। केसी एनर्जी का परफॉर्मेंस एक्सीलेंट था, गाइडेंस जो था उनका उन्होंने अचीव किया, मैनेजमेंट पेडिग्री अच्छी है, इन्होंने कॉन कॉल्स करना स्टार्ट किया पिछले 2 क्वार्टर से, और जो कह रहे हैं वो करते चल रहे हैं। और ट्रांसमिशन जो है वो मल्टी मेगा थीम है, तो वो भी उनका सेक्टर जिसमें काम कर रहे हैं वो भी उनको हेल्प करता चल रहा है। और इनके साथ साथ ये कह रहे हैं कि हम सोलर मॉड्यूल भी बनाएंगे थोड़े बहुत, वहां से भी हम कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो इसमें जो भी ऐड होगा वो होगा, बट ट्रांसमिशन के लिए मेनली ये कंपनी है। आउटलुक अगले साल का भी एक्सीलेंट आउटलुक है, 80% से ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ओरियाना की बात करें तो परफॉर्मेंस वाज एक्सीलेंट, गाइडेंस अचीव्ड, मैनेजमेंट एक्सीलेंट एंड आउटलुक एक्सीलेंट। सीजी ग्राफिक्स एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन FY25, लगभग पैट डबल कर दिया, यही गाइडेंस था, अचीव भी किया। मैनेजमेंट ने शायद 31 तारीख को कॉन कॉल किया है पहला, इससे पहले वो इन्वेस्टर्स मीट ही करते थे जिसमें वो अपनी मर्जी से इन्वेस्टर्स को बुलाया करते थे, या किसी कोई एक थर्ड पार्टी या कह लें या कोई ब्रोकरेज हाउस कह लें, उसके थ्रू वो कॉन कॉल कराया करते थे, नॉट कॉन कॉल, इन्वेस्टर्स मीट करा करते थे। तो शायद पहला कॉन कॉल हुआ होगा 31 मई को। तो जो लास्ट कॉन कॉल या इन्वेस्टर मीट रहा था उनका, उसमें वो काफी अच्छा उनका आउटलुक दिया हुआ था अगले 3 साल का, तो उसके हिसाब से बात करें तो आउटलुक FY26 भी बेहतरीन है उनका। अपोलो माइक्रोकैप की बात करें तो जो उनका गाइडेंस था 45% का, उसको उन्होंने अचीव किया। और मैनेजमेंट की जो पेडिग्री है वो इन्होंने स्टार्ट किया है 2 क्वार्टर पहले कॉन्फ्रेंस कॉल करना, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं लगातार, टीवी पे भी आते रहते हैं, और अ, मतलब इन लाइन होती हैं चीजें इनकी, जो बातें होती हैं, जितने ऑर्डर्स बुक हैं उस हिसाब से बातें कर रहे हैं। जो कॉन्फ्रेंस कॉल का जो ट्रांसक्रिप्ट पढ़ेंगे तो वहां भी लगेगा आपको कि हाँ चीजें शेयर की जा रही हैं, तो पेडिग्री जो है मैनेजमेंट की वो अच्छी है, बहुत अच्छी है। और आउटलुक जो है 26 का वो बहुत ही अच्छा है। कृष्णा डिफेंस की बात करें तो मैनेजमेंट परफॉर्मेंस, गाइडेंस, मैनेजमेंट पेडिग्री एंड आउटलुक, एवरीथिंग इज टॉप नॉच। पिछले 3 साल से यही रिकॉर्ड है, और आगे भी संभावना बनती है कि सेम चीज मेंटेन हो जाए। टेक्नो इलेक्ट्रिक की बात करें तो FY25 का परफॉर्मेंस जो था वो बहुत ही अच्छा था, गाइडेंस जो दिया था उन्होंने 35 रुपीज EPS का, उसको ओवर अचीव किया। मैनेजमेंट की जो पेडिग्री है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, फूक फूक के कदम रखने वाला मैनेजमेंट है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से बचते हैं। और जो 1 साल 1.5 साल की का हम उनका कमेंट्री देख रहे हैं, उसमें जो कह रहे हैं वो करते हुए चल रहे हैं। आउटलुक 26 का जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। 35 का EPS का गाइडेंस FY25 का था, 26 का 50 का EPS है, और 26 का 75 का EPS है। कैसे कैसे अचीव करेंगे, किस किस सेक्टर में कितना काम करेंगे, बहुत ही डिटेल्ड उनका ट्रांसक्रिप्ट था, उनका कॉन्फ्रेंस कॉल था। जैगल की बात करें, परफॉर्मेंस जो FY25 में हुई, वो उन्होंने जो गाइड किया था इनिशियल में आके 45 से 50% का जोन, एक्चुअल में अचीव किया 68%। उसके बाद जो मैनेजमेंट की पेडिग्री है वो बहुत ही बेहतरीन है। और आउटलुक जो दे रखा है उन्होंने, स्टैंड अलोन, ओनली स्टैंड अलोन जैगल बिजनेस टू ग्रो 35 to 40%, एनीथिंग विद जॉइंट वेंचर एंड एनी एक्विजिशन will add on to the revenue and PAT, and any consolidated business to add on the revenue to the add the additional PAT to the balance sheet or quarterly results.
साउथ वेस्ट पिनाकल का रिजल्ट FY 25 में अच्छा रहा, गाइडेंस वो नहीं देते हैं। मीडिया रिलीज आते हैं उनके कभी कभी पे, और मैनेजमेंट ने थोड़े बहुत डिक्लेरेशन करने शुरू किए हैं। तो बहुत कुछ डिक्लेरेशन तो नहीं है, बट थोड़ा बहुत थ्रू मीडिया रिलीज बात कर रहे हैं। अच्छा होगा कि ये भी कॉन्फ्रेंस कॉल करना शुरू करेंगे। आउटलुक जो है आगे के अच्छे हैं, क्योंकि ऑर्डर्स उनके पास काफी बढ़ गए हैं, सेक्टर जो है वो टेलविंड में है। सोम डिस्टिलरी का परफॉर्मेंस वाज एवरेज। गाइडेंस जो दे रखा था 15 से 1600 करोड़ का, वो अचीव नहीं हुआ, वो शॉर्टफॉल रह गया। मैनेजमेंट पेडिग्री इज एवरेज। पुराने भी इनके काफी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इशू है, हालांकि वो धीरे धीरे पुरानी बात होते चल रही है। सोम डिस्टिलरी चूंकि जिस सेक्टर में काम करता है, लिकर एंड बेवरेज में, तो वहाँ पे जो सेक्टर है वो सेक्टर अच्छा कर रहा है, तो इसके भी अच्छा करने की उम्मीद बन सकती है। केलबर्न का जो रिजल्ट था, जो परफॉर्मेंस था, वो काफी अच्छा था पूरे साल का। गाइडेंस उन्होंने अचीव नहीं किया। मैनेजमेंट इज एवरेज, बिकॉज पहले जो उन्होंने दे रखा था गाइडेंस वो 500 करोड़ का था, फिर बीच में आकर उन्होंने 450 करोड़ किया, और फिर उसको भी अचीव नहीं किया। तो क्लियर कट चीजें समझ में नहीं आती। आगे उन्होंने 50% से गाइड कर रखा है स्ट्रीट को, तो फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि कितना कर पाएंगे। तो आउटलुक तो जो है वो एक्सीलेंट है उनकी तरफ से, बट उनका जो मैनेजमेंट है, उनकी जो पेडिग्री है वो एवरेज है। जीनस की बात करें, परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंट, गाइडेंस अचीव्ड, मैनेजमेंट पेडिग्री इज एक्सीलेंट एंड आउटलुक इज एक्सीलेंट। कॉनकोलन 2 June। सिल्चर रिजल्ट वाज एक्सीलेंट, गाइडेंस अचीव्ड, मैनेजमेंट पेडिग्री वेरी गुड। ये हाफ ईयरली करते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल्स, लेकिन जो करते हैं जितना कहते हैं वो करते हैं। और आउटलुक जो है अभी के लिए गुड इसलिए है क्योंकि इनको थोड़ा ज्यादा ग्रो करने के लिए कैपेक्स की जरूरत पड़ेगी। तो जब तक वो कैपेक्स नहीं करेंगे तब तक आउटलुक गुड से ऊपर नहीं निकल सकता है। जो उनके पास आज की कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो और 25% ग्रो कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि वी आर कंसिडरिंग कैपेक्स, बट वो कब करेंगे उसका अभी तक कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आउटलुक बस गुड ही रह जाता है यहाँ पे। बट जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी चल रही है, वी कैन एज्यूम कि नॉट ओनली सिल्चर, बहुत सारी कंपनी जिनके की कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो रहे हैं, वो आगे थोड़े अपने कैपेक्स को और तेज करें जो ऑनगोइंग है, और जो नहीं है उसको लगाना शुरू करें। आइनॉक्स विंड का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन था, हालांकि गाइडेंस 800 मेगावाट का अचीव नहीं हुआ। मैनेजमेंट जो है वो एक्सीलेंट मैनेजमेंट है, बहुत कंजर्वेटिव होकर गाइड किया था, उसको भी उन्होंने अचीव किया मार्जिन गाइडेंस को। आउटलुक यहाँ से 705 मेगावाट उन्होंने अचीव किया है। अगले साल का जो गाइडेंस है वो 1200 मेगावाट है। उसके अगले साल का जो गाइडेंस है वो 2 गीगावाट है। सैंको गोल्ड का परफॉर्मेंस FY 25 में एवरेज था। उसमें ड्यूटी कट जो था, इंपोर्ट ड्यूटी कट गोल्ड पे, उसने नेगेटिवली इफेक्ट भी किया इसको। गाइडेंस जो उन्होंने सेल्स ग्रोथ का दिया था, सेल्स ग्रोथ की बात की थी, वो अचीव किया था इन्होंने। मैनेजमेंट जो है वो अच्छी मैनेजमेंट है, काफी ओपन है, एक्सेसिबल है, और खुद से जो डिटेल्स वो प्रोवाइड करते हैं। और जो आउटलुक है अब आगे के साल जाके, वो बहुत ही अच्छा इसलिए होता है क्योंकि जो ड्यूटी कट लगा है वो एडिशनल पैट ऐड हो जाएगा, और जो ग्रोथ के नंबर्स आएंगे वो ग्रोथ के नंबर इनको ऑटोमेटिक इनको मिलेंगे। और जो एक और चीज जो इसमें ऐड हो जाएगी वो होगी इनके मार्जिन का। मार्जिन पूरे साल का 6% के आसपास था, 5.9। अगले साल वो मार्जिन 6.8 से 7.2 रहेगा। ये तीनों चीज पैट को बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकते हैं FY 26 में। डायनेमिक केबल्स का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन था, गाइडेंस अचीव हुआ, मैनेजमेंट पेडिग्री भी बहुत अच्छी है। आउटलुक में गुड इसलिए है क्योंकि उनके पास जो प्रेजेंट कैपेसिटी है उससे केवल वो 20% ग्रो कर सकते हैं। हालांकि वो साल के सेकेंड हाफ में कैपेसिटी ऐड करने वाले हैं, जिससे लगभग 20 से 25% उनका रेवेन्यू और बढ़ सकता है। लेकिन वो कब से स्टार्ट करते हैं ये देखना होगा। बट फिलहाल ऑन एग्जिस्टिंग कैपेसिटी दे हैव रूम टू ग्रो ओनली 20%। कर्नेक्स का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन था, आउटलुक भी बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन ना गाइडेंस हमारे पास ना मैनेजमेंट का कोई रिकॉर्ड है, तो हम इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे। सुयोग का परफॉर्मेंस FY 25 का पुअर था, गाइडेंस अचीव नहीं हुआ। 30% से ग्रो करने की बात की थी FY 25 में। FY 26 के गाइडेंस तो बहुत ही आगे हैं। तो मैनेजमेंट की पेडिग्री जो है उसको हम पुअर कहेंगे, क्योंकि क्लियर पिक्चर अपने इन्वेस्टर्स को दे नहीं पाई। ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने मिसगाइड किया। और आउटलुक जो है, हालांकि गाइडेंस चेंज नहीं किया है, तो वो एक्सीलेंट रखा जाएगा। अब यहां से आते हैं, हमने देख लिया कि हमारे पास FY 25 का परफॉर्मेंस कैसा था, मैनेजमेंट की
कैटेगरी कैसी है, उसके बाद से FY 26 का आउटलुक क्या है। लेकिन हम डिसाइड कैसे करें कि हमें करना क्या है, ये फिर डिसाइड होता है कि कितना जो प्राइस का जो एक्सटेंशन है, वो वैल्यूएशन का एक्सटेंशन जो हुआ है, वो प्राइस में कितना आ गया है। इसके लिए हम एक रेशियो यूज करते हैं, दैट इज पैग रेशियो, दैट इज प्राइस टू अर्निंग अपॉन ग्रोथ रेशियो। ठीक है। तो ये शीट आपके पास भी होगी। तो इसमें मोटा मोटा जो गाइडेंस था कंपनीज का, अगर हमारे पास गाइडेंस FY 25 का है, 6 का है तो 6 तक लिया है। अगर किसी का हमारे पास 27 तक अवेलेबल है तो वहां तक भी हम पहुंचे हैं, ताकि थोड़ा लंबा व्यू रख पाए। और उसके हिसाब से पैग रेशियो बना के रखा हुआ है। ये थोड़ा बहुत मैथमेटिकली तो नहीं, बट फैक्चुअली इनकरेक्ट हो सकता है, बट मोर और लेस जो है इसके आसपास ही है। तो वन सोर्स सामी से लेके सेनोर्स तक है, सामने पेग रेशियो लिखे गए हैं। हमने जो इससे पहले जो भी बैठ के डिस्कशन किए हैं, उसके हिसाब से हमने ये माना है कि 1.5 तक के पेग रेशियो को अगर हम देखें तो हम मानते हैं कि कंपनी जो है वो एक फेयर वैल्यूएशन जोन या फुल वैल्यूएशन जोन में है, कि कंपनी को उसका वैल्यूएशन मिल चुका है। 1.5 से जितना हम नीचे आते हैं, हम समझते हैं कि उतना हम अंडर वैल्यूएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमने एक जोन बनाया था 1.25 से 1.5। जो जोन है वो फेयर वैल्यू का है, फुल वैल्यू का है। 1.5 से लेके 1 तक का जोन जो है वो अंडर वैल्यूएशन का है। ठीक है। और 1.5 से 1 से लेके 0.75 का जो जोन है, वो फिर बहुत ही ज्यादा कम वैल्यूएशन रहता है, वेरी चीप कह सकते हैं आप। ठीक है। तो एक से नीचे जितना है, 1.5 से जितना नीचे नीचे रहेंगे आप, उतना आपके फेवर में वो चीज है, बशर्ते कि उसमें ग्रोथ होनी चाहिए। हालांकि जो ग्रोथ हमने यहाँ पे लगाई दी है, पीईजी का मतलब कि पीई अपॉन ग्रोथ ही है, तो ग्रोथ के साथ ही वो रेशियो निकल के आता है। तो जितना पोर्टफोलियो का पैग कम होगा, उतना ज्यादा, अगर जो भी कंपनी ने जो वादे किए हैं, जो गाइड किया हुआ है आपको, अगर वो एग्जीक्यूट करती है और मार्केट उसको सही से रिवार्ड करता है, जो कि एक बुल मार्केट में एक सैनिटी होनी चाहिए, नॉर्मल सही कंपनी को अच्छा रिवार्ड मिलना चाहिए, सही अच्छी कंपनी को अच्छा वैल्यूएशन मिलना चाहिए, अगर वो करती है, तो जो कम पेग रेशियो का पोर्टफोलियो आपका है, उसमें ज्यादा अपसाइड पोटेंशियल रहेगा। अब इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, पहली बात की जो ये शीट बनी हुई है, दैट इज बेस्ड ऑन अवेलेबल गाइडेंस, either in conference call or on TV interview or any other publication, whichever sources available with us. हाई ग्रोथ डिजर्व्स हाई पी। इसमें कोई अगर बहुत ही हाई ग्रोथ होने वाला है या होता रहा है, वो डिजर्व करेगा हाई पी। एक्चुअल ग्रोथ में डिफर। आपने हमने सामने देखा, हमने इतनी सारी कंपनी हम सब तो कवर नहीं कर पाए। हमने 10 महीने में बहुत सारी कंपनी ऐसी भी होंगी जो शायद अभी सब कुछ कवर कर पाना आसान नहीं है, बट बहुत सारी कंपनी का गाइडेंस अचीव नहीं हो पाता है, तो उस चीज को भी ध्यान में रखना है। ठीक है। तो एक्चुअल ग्रोथ में डिफर, कुछ कंपनी ज्यादा भी कर सकती है, हालांकि उनकी संख्या बहुत कम होगी, और जो कंपनी गाइडेंस अचीव नहीं करेंगी उनकी संख्या ज्यादा होगी। ऑलवेज हैव एग्जीक्यूशन रिस्क। चाहे जितना बोल दे कंपनी की 50% से बढ़ेंगे, 30% से बढ़ेंगे या 100% से बढ़ेंगे, वो चीज एग्जीक्यूट करके दिखाना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूशन रिस्क ट्रिगर होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कंपनी लेवल में कोई दिक्कत हो जाए, जियो पॉलिटिकल लेवल में कोई दिक्कत हो जाए, इस इंडस्ट्री में काम करिए उस इंडस्ट्री में कोई डिस्ट्रप्शन आ जाए, तो ये सारे एग्जीक्यूशन रिस्क रहते हैं। ये सारी चीजें हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि इस नंबर को जो लिखा हुआ है, उसको हम यही नहीं मान लें कि यही सत्य नंबर है, नहीं। ये चीजें तभी पॉसिबल है जब हम ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं, सब्जेक्टेड टू कि ये सारी चीजें एक साथ एग्जीक्यूट हो, सब कुछ आपके फेवर में हो, तब ये रिजल्ट आने की संभावना ज्यादा बढ़ती है। कुछ भी निगेटिव जाता है तो उसको निगेटिवली इफेक्ट करता है। देन अगेन, कंपनी सेल्डम नीड्स गाइडेंस। ठीक है। अगर हम जो स्टॉक मार्केट में 6-7 हजार कंपनी लिस्टेड है, सबका गाइडेंस अगर हम निकाल के देखेंगे तो बहुत संख्या कम हो जाएगी जो गाइडेंस अपना अचीव करते हैं। ठीक है। हमारा जो ग्रुप का, या आप कह लें कि हम डिस्कशन करते हैं, हमारा परफॉर्मेंस पोर्टफोलियो का इससे डिसाइड होगा कि हमारी कितनी कंपनी गाइडेंस को अचीव कर पाती है, और उसको हम आइडेंटिफाई करने में कितने पहले हैं। ठीक है। ये आपके पोर्टफोलियो रिटर्न को या वैल्यू को बाकी लोगों से अलग करेगी, हमेशा करेगी, यही होगा। विद दिस आई फिनिश। एनी क्वेश्चन?